नमस्कार दोस्तों, मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पहले दिन से ही यानी 1 जून से ही मुंबई आसपास डोंबिवली के प्रतिष्ठित पेंढारकर कॉलेज को गैर अनुदानित करने का विषय उठा रहा है और विभिन्न लोगों से जो इससे संबंधित है उन लोगों से संपर्क कर यह मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो इसके लिए प्रयासरत है। एक चीज़ जो इसमें सबसे प्रमुखता से दिखी है कि कॉलेज प्रबंधक यानी कि डोंबिवली शिक्षक प्रसारक मंडल के जो प्रमुख हैं प्रभाकर देसाई, उनसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचे हैं जो कि प्रभाकर देसाई से दुखी नहीं है। या तो छात्र देख लीजिए, उस कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर हों या फिर उस कॉलेज के कर्मचारी हों, सब लोगों को गैर अनुदानित करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, इसी के विरोध में अभियान चल रहा है। उनके बड़े पुत्र भी उनसे बहुत दुखी हैं। आज यह ताज़ा मामला हमारे पास आया है जो डोंबिवली शिक्षक प्रसारक मंडल के ही कंपाउंड में शुरू प्रभाकर देसाई इंटरनेशनल स्कूल का है, जिसकी संचालिका विद्या रामगोपाल मैडम है। वो दुबई के अरब यूनिटी स्कूल में CEO थी, मतलब उस कॉलेज स्कूल की मुख्य थी। वहाँ से उन्होंने अपने देश में स्कूल शुरू करने का, वहाँ अच्छे से पढ़ाई मिले वहाँ के लोगों को, बच्चे को, इसके लिए यही प्रयास के तहत वो अपने जीवन भर की कमाई अपने और उनके पति का सब मिलाकर वो डोंबिवली में एक स्कूल शुरू करने की सोची और इसी के तहत उन्होंने डोंबिवली शिक्षक प्रसारक मंडल के प्रमुख प्रभाकर देसाई से संपर्क किया। इस स्कूल को शुरू करने के लिए उन्होंने 5-6 करोड़ रुपए तक खर्च भी किया है, लेकिन शुरुआत से ही कभी पुलिस कंप्लेन, कभी स्कूल पे कब्जे का प्रयास, ऐसे बहुत सारे तकलीफ शुरुआत से वो झेल रही है। आज 10-12 साल हो गए स्कूल संचालित करते हुए। आज हम उनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार, मुंबई आसपास में आपका स्वागत है। मैडम, ये पूरा मामला क्या है? नमस्ते। सबसे पहले मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने मुझे डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडल और उनके अध्यक्ष प्रभाकर देसाई के साथ हमारे चल रहे विवाद के बारे में चर्चा करने के लिए समय निकाला। जैसा आप बहुत लोगों से जानते हैं कि पिछले 10-12 साल से हम लोग, मतलब मैं खुद हमारे ट्रस्ट की एक ट्रस्टी हूँ। श्री एजुकेशनल ट्रस्ट हमारा ट्रस्ट है, जिसमें हम, हमारे पति और हमारे एक मित्रगण श्री राजन शिरोडकर तीनों ट्रस्टी हैं। हमने दुबई से आने के बाद यह सोचा कि हमें जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हुआ है स्कूल एजुकेशन में, उसे अपने देश में लागू करके एक क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दे पाए, इस नीयत से, अच्छी नीयत से हम यहाँ अपना स्कूल खोलना चाहते थे। और शिरोडकर जी के फ्रेंड सर्कल में के द्वारा हमारी प्रभाकर देसाई जी से मुलाकात हुई और फिर यह प्रस्ताव दोनों ट्रस्ट के बीच शुरू हुआ। तो शुरुआत के दिनों में प्रभाकर देसाई ने काफ़ी कोऑपरेट किया। स्कूल की परमिशंस हमने करवा के दी। स्कूल का कंस्ट्रक्शन में हमारा जो करारनामा हुआ डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडल के साथ, हमने करारनामा किया 2012 में, 20 जुलाई 2012 को हमने साइन किया। उसके पहले ही हमने काफ़ी पैसे फ्रेंडशिप के भरोसे पे हमने काफ़ी पैसे डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडल को स्कूल की शुरुआत की, कंस्ट्रक्शन के लिए जो परमिशंस चाहिए, उसके लिए जो फंडिंग लगती है, वो हमने देना शुरू कर दिया था। जनवरी 2012 से शुरू कर दिया था। एग्रीमेंट साइन होते होते 2012 जुलाई हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ। काफ़ी पैसा हमने ऑलरेडी लगा दिया। जब स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 75% तक पूरी हो गई, उसके बाद तुरंत प्रभाकर देसाई ने फिर कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, पेमेंट करना बंद कर दिया, यह कहकर कि तुम्हें और पैसे देने हैं। हमारा मार्जिन मनी जैसे करार में था कि हमें मार्जिन मनी देना है, फिर वो लोन, कॉलेज कैंपस पूरा मॉर्गेज करके लोन लेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। वो लोन सैंक्शन हो जाने के बाद उससे पैसे दिए जाएंगे और लोन का जो EMI और इंटरेस्ट होगा वो हम स्कूल रेवेन्यू से उनको देते रहेंगे ताकि वो लोन भर सके।
ऐसे करारनामा हुआ था। पूरा स्कूल का संचालन हमारे हाथ में होगा, हम सारे अपॉइंटमेंट्स करेंगे, हम सारे बच्चों की फ़ीस कलेक्ट करेंगे, हम सारे बच्चों स्टाफ को पेमेंट करेंगे, सारी जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है फाइनेंशियली वो हम करेंगे। तो जब एक बार स्कूल शुरू हो गई 2013-14 में 4 जुलाई को शुरू हुई, आज 2024 में 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यह 12वां एकेडमिक ईयर चल रहा है। जब शुरू हुई उसके बाद उन्होंने स्कूल बिल्डिंग कंप्लीट करना बंद करा दिया, काम बंद करा दिया। बोले और पैसा डालो, आपका मार्जिन मनी पूरा नहीं हुआ है, आप और पैसा डालो। ऐसे फाइनेंशियल डिस्प्यूट शुरू कर दिए और हम उनके पीछे पड़े थे कि आपकी जो स्टैट्यूटरी परमिशन स्कूल के लिए जो लगती है कि मान्यता होनी है, उसके बाद एनओसी लेना है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से कि स्कूल को आईसीएसई एफिलिएशन कराना है, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की हमें एनओसी चाहिए होती है, ना हरकत प्रमाण पत्र, वो लेना है। वो सब चीज़ों के लिए उन्हें करस्पॉन्डेंस करना था, उन्होंने वो सारी चीज़ें बंद करवा दी। वो आगे की परमिशन करवाना उन्होंने बंद कर दिया। फाइनेंशियल हमारे ऊपर फाइनेंशियल सूट दाखिल कर दिया कि हमने ईएमआई और इंटरेस्ट नहीं भरा है। उसका कारण यही था क्योंकि आप जब अगर परमिशन पूरी कंप्लीट नहीं करते, स्कूल की बिल्डिंग अगर पूरी नहीं करते, तो स्कूल में एडमिशन्स होंगे कहाँ से? स्कूल में एडमिशन्स होंगे नहीं तो स्कूल का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और हम स्कूल अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो डिस्प्यूट शुरू हुआ, लीगल केस आज 8-10 साल से चल रहा है। तो इसमें हमें बहुत तकलीफ़ हुई है। एक तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वकीलों के पास पैसा डालना पड़ रहा है, मेंटल टॉर्चर अलग से है। 2015 में जब हमने केस के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एप्लीकेशन फ़ाइल किया, जिसमें हमारी लोअर कोर्ट में जीत हो गई थी, तब उन्होंने आकर यहाँ पे बैनर लगवा दिया कि ये इलीगल चला रहे हैं स्कूल और इनका हमने एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया है और ये यहाँ पे स्कूल जितने लोगों ने एडमिशन लिया है वो अपना सब समझ ले। सारे पेरेंट्स को गुमराह करने के हिसाब से उन्होंने बैनर लगवा दिया, जिसका मैं विरोध कर रही थी। तब मुझे बहुत सारी धमकी दी उन्होंने कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यू गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस तरह की धमकी मुझे 2016 में इन्होंने दी, जिसके अगेंस्ट मैंने पुलिस स्टेशन में जाके एनसी भी करवाई। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की भी कोशिश की। सेकंड फ्लोर पूरा सारे लॉक खोल तोड़ के फिर से अपने लॉक लगाए, ऐसा सब उनका चल रहा था। हर समय वो कुछ ऐसा करते, मुझे पुलिस स्टेशन भागना पड़ता। जब कोर्ट में, न्यायालय में मामला पड़ा हुआ है तो आप ज़बरदस्ती इसे पोजीशन लेने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो वो मेंटल टॉर्चर अलग। बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम रहते हुए ये सारे न्यूसेंस होते थे। बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्लान्स वगैरह लगाए थे वो सारे उखाड़ कर फेंक दिए। ज़बरदस्ती स्कूल में कुछ ना कुछ काम करने के लिए आ जाते थे। हमने उन्होंने कभी स्कूल में काम करने के लिए नहीं रोका। जो भी इनकम्प्लीट काम था, उनके लेबर आते थे, उनकी बाकायदा एंट्री होती थी, ऊपर जाकर वो काम करते थे। उन्होंने लोन तो पूरा कंज्यूम कर लिया, लेकिन बिल्डिंग तभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। जब उनके जो कमिटमेंट्स थे वो सब वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कहाँ से करते रहेंगे? इसी वाद में उनका, मुझे एक ही नियत पता चल रही है उनकी कि इनसे पैसा लो, पैसा यूज़ करो, बाद में इन्हें परेशान करके भगा दो। शायद यही उनकी नियत होगी, इसीलिए वो हमें इतने साल से परेशान कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की मंत्रियों को मिलकर कि बाबा स्कूल का अफिलिएशन करवाना है, एनओसी के लिए हमें हेल्प करो, ऐसे ऐसे डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो वो जब करने गए तब उन्होंने सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर भेज दिया कि हम इन लोगों को एनओसी नहीं देना है, ऐसे रिकॉर्ड में डलवा दिया है। तो अभी स्कूल को जब एनओसी नहीं मिल रही तो यहाँ पर बच्चे सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ पा रहे हैं। स्कूल का एजुकेशन क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है यहाँ पर, जहाँ पर हम बेसिकली बच्चों को सीखना कैसे है ये सिखाते हैं, हाउ टू लर्न, और उनमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं पढ़ने के लिए, और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। पीडीआईएस के बच्चे बाकी स्कूलों के बच्चों से काफ़ी हद तक आगे बढ़ते हैं। 8वीं के बाद हमारे बच्चे जहाँ भी जिस स्कूल में गए उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से 10th के एग्ज़ाम पास की है। बच्चे जब स्कूल छोड़ते हैं, बच्चे तो बच्चे रोते हैं, पेरेंट्स भी रो रो कर गए यहाँ से कि हमें स्कूल नहीं छोड़ना है, लेकिन अफिलिएशन नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे यहाँ पर टिक सकते हैं।
और ऊपर से बीच बीच में जो इनके नाम की सभी जगह पे जो न्यूज़पेपर में सारे रीडिंग्स आते हैं, सारे न्यूज़ आते हैं प्रभाकर देसाई के नाम से। स्कूल का नाम ही प्रभाकर देसाई इंटरनेशनल स्कूल है। ये एक वजह है कि यहाँ पे और भी एडमिशन्स कम होते हैं उनका नाम होने की वजह से। जो कि हमने जब एग्रीमेंट साइन किया था, हमें प्रभाकर देसाई ये व्यक्ति कौन है ये नहीं पता था। हम उन्हें बुज़ुर्ग की तरह मानते थे, उनको हमेशा हमने इज्जत दी है जैसे हो एक बुज़ुर्ग को देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है पता नहीं क्या नियत से उन्होंने हमें परेशान करके रखा है, हम ये नहीं जानते। नुकसान उनका भी है, हमारा भी है, और सबसे ज़्यादा नुकसान है बच्चों का, कि बच्चों को पूर्ण शिक्षा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं। आज बहुत सारे स्कूलों में नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टीचर्स को क्या करना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए। जब वो पॉलिसी हम पढ़ते हैं तो हमारे निदर्शन में ऐसा आया है कि हम ये सारी चीज़ें पिछले 10 साल से हमारे स्कूल में पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मेथोडोलॉजी अप्लाई की है वो एक इंटरनेशनल लेवल की है जिसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो हम उसी तरह स्कूल चला रहे हैं। और प्रभाकर देसाई ने जो या डोंबिवली शिक्षक प्रसारण मंडल ने जो हमारे ऊपर लीगल केस दाखिल किया है 2015 में, उसकी कोर्ट में आज तक सुनवाई चल रही। उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से हमें परेशान किया। 2016 में जब आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन हम जीत गए, उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्ज़ा लेने की कोशिश की, और उसके बाद में उन्होंने 2016 मई में उन्होंने स्कूल की लाइट और पानी का कनेक्शन कटवा दिया। हमें कोर्ट में जाना पड़ा लाइट और पानी के लिए, और फिर जब कोर्ट से ऑर्डर आई कि इनकी लाइट और पानी कनेक्ट करो, तो 8 महीने बाद हमारी लाइट और पानी स्कूल की शुरू हुई। 8 महीने तक मैंने स्कूल को जनरेटर और बाहर से वाटर टैंकर मंगवा के मैंने स्कूल चलाई, स्कूल बंद नहीं की। यहाँ भी उनकी यही नीयत थी कि लाइट और पानी बंद कर देंगे तो मैडम स्कूल कैसे चलाएंगी, लेकिन मैं लड़ती रही और मैंने स्कूल चलाई उन दिनों भी। उसके बाद फिर से उन्होंने 2020 में लॉकडाउन में एक बार फिर से कोशिश की, जब पूरा जग अपने अपने घरों में बैठा था, अपनी ज़िंदगी के लिए परेशान था। हमारे टीचर्स भी घर से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे बच्चों को। स्कूल में इक्का दुक्का स्टाफ ही आता था क्योंकि सर्वर चालू करना पड़ता था। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो भी सामग्री ज़रूरत पड़ती थी टीचर्स को वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी, तो कुछ एडमिन स्टाफ और 1-2 सपोर्ट स्टाफ आते थे। उस दौरान इन्होंने अक्टूबर 2020 में फिर से एक बार बहुत सारे स्टाफ को लेके, उनके कॉलेज के स्टाफ हो सकते हैं या दूसरे स्कूल के स्टाफ हो सकते हैं, हम नहीं जानते कौन थे वो लोग, उनके साथ आकर उन्होंने हमारे स्कूल में सारे सीसीटीवी कट करवा दिए। सर्वर रूम उन्होंने पूरा डिसमेंटल कर दिया, ग्राउंड फ्लोर तक सारे सीसीटीवी कट करवा दिए। स्कूल को सिर्फ ताला लगाना बाकी था। मुझे वो गेट्स 1 हफ्ते तक मेरी गाड़ी वहाँ लगाकर रोकना पड़ा। फिर हमें किसी ने आ करके हेल्प की और उनसे बातचीत हुई। फिर कोर्ट के ऑर्डर भी देखे गए कि बाबा स्कूल का पोजीशन एससीटी के पास ही है, अभी कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है उनको। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने फिर से वो सारी मीटिंग वगैरह हुई, मुझे दौड़ना पड़ा, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी सब जगह पे। तब उसके बाद उन्होंने फिर से हमारा 2nd फ्लोर जो उन्होंने सील कर दिया था उसे खोला और बाकी स्कूल का पोजीशन हमें वापस मिला। इस तरह वो हमें हमेशा परेशान करते आए हैं। अभी भी कोर्ट में स्कूल का मैटर चल रहा है। कोर्ट में अभी वो लास्ट स्टेज पर है और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो हम दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा। लेकिन 10-12 साल से इस मेंटल टॉर्चर से जो मैं गुज़री हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन इस लेवल की अगर हरकतें करते हैं तो अपने देश का एजुकेशन किस दिशा में जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। बच्चों को क्या भविष्य मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और इन बच्चों का नुकसान ना हो इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की। सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जाकर मिले हैं, सारे लोगों को सब कुछ ब्रीफ किया हुआ है, लेकिन कोई भी इस चीज़ का हल नहीं निकाल पा रहा है।
कि स्कूल का अफिलिएशन कैसे हो, स्कूल का एनओसी कैसे मिले, बच्चों का एजुकेशन आगे कैसे बढ़े। हमने लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए इस स्कूल की डेवलपमेंट में खर्च किए हैं। जब शुरुआत में जब डिस्प्यूट शुरू हुए, हमने सिंपल सजेशन दिया था कि अगर आप नहीं चाहते कि स्कूल का संचालन हम करें, तो आप हमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे फंड हमें लौटा दीजिए, हम यहाँ से निकल जाते हैं और आप अपनी स्कूल चलाइए। उस पर भी उनकी नीयत नहीं थी पैसे लौटाने की, और अलग अलग के प्रपोजल्स देते रहे कि आज स्कूल हमें दे दो, हम 3 साल बाद तुमको पैसे देंगे। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी अटकलें लगाई, और ना अब कोर्ट केस कचहरी चलने की वजह से ना मैं स्कूल बंद कर सकती हूँ और ना ही इसे ढंग से चला पा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का। शिक्षण विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिल रही है। मेरे पास आरटीई के बच्चों की एडमिशन रेगुलर हो रही है, जो कि फ्री एजुकेशन सीट है। बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, लगभग 150-200 बच्चों से ऊपर स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है। एक तो प्रभाकर देसाई जी का जो नाम है पूरे डोंबिवली में, उसकी वजह से एडमिशन नहीं हो रही है। दूसरी, स्कूल की अफिलिएशन नहीं हो पा रही है। हमें जब प्रोजेक्ट करना था तब हमें प्रभाकर देसाई जी और उनके मंडल के लोगों ने दिखाया था प्लॉट नंबर 16 स्कूल के लिए प्लेग्राउंड होगा, लेकिन उन्होंने आज तक एक दिन भी हमारे बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए अलाउ नहीं किया। स्कूल का प्लेग्राउंड बाउंड्री उठा करके उसे लॉक कर दिया। अगर हमें ये चीज़ पहले पता होती कि ये ग्राउंड स्कूल को नहीं मिलने वाला है, तो शायद हम इस प्रोजेक्ट में कभी भी हाथ नहीं डालते, क्योंकि स्कूल के लिए सबसे ज़रूरी है प्लेग्राउंड की बहुत ख़ास ज़रूरत है। बच्चों का सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ नहीं देखा जाता, जबकि फ़िज़िकल डेवलपमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर फ़िज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट बच्चों की प्रॉपर हो रही है, तभी वो एकेडमिक डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत जगह है स्कूल के आसपास, हम उसी में बच्चों के अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम लोग कराते रहते हैं। ये इसके लिए भी उन्होंने गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट से भी उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि उन्हें एक प्रमाण पत्र बनाकर देना था स्कूल की परमिशन के लिए कि स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो प्लॉट नंबर 16 है। वो उन्होंने लिख कर दिया, लेकिन स्कूल को उन्होंने कभी अलॉट नहीं किया। वो स्कूल के बच्चों को वहाँ पे कभी भी खेलने नहीं दिया उन्होंने। इस तरह से अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मुझे घड़ी घड़ी मुझे पुलिस स्टेशन भागना पड़ा। 2020 में तो एक कहर हो गया था कि मारा पीटी हो गई। उनके एक स्टाफ ने मेरे स्टाफ को मारा, जिसकी वजह से उसके कान में बहुत सारा खून निकलने लगा, जिसके अगेंस्ट हमने जाकर पुलिस स्टेशन में एनसी भी लिखाई। ऐसे ही मतलब इस तरह की अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर गुंडागर्दी होती है, तो उस देश का भविष्य का क्या होगा, इसकी मुझे बहुत चिंता है। बहुत बढ़िया मैडम। एक बात जो इसमें से आ रही है कि आप जब 2012 में ये शुरुआत करने के लिए आए थे, तो इसके लिए कौन कौन से ट्रस्टी थे जिनसे आपने बात की थी, मीटिंग की थी, और उनसे क्या क्या बातें हुई थी, और आज उन लोगों का क्या रिस्पांस है, इस बारे में थोड़ा हमें। 2012 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि श्री एजुकेशनल ट्रस्ट, जो कि हमारी ट्रस्ट है, और डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडल की ट्रस्ट, इन दोनों ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ की मीटिंग पेंडारकर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई थी, जहां पर तभी भी 2012 में अध्यक्ष श्री प्रभाकर देसाई थे, और उनके साथ उनके वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर लिमये थे, डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर प्रशांत राव, ये डॉक्टर प्रभाकर राव के 2 चिरंजीव जो हैं वो ट्रस्टी थे, और एक सीए थे उदय करवे, वो थे, और भी एक दो डॉक्टर आचार्य, सीनियर डॉक्टर आचार्य, वो भी ट्रस्टी मौजूद थे, और हमारे ट्रस्टी में राजन सिरोडकर थे, और हमारे साथ विजय येवलेकर एक डायरेक्टर मातोश्री के हैं, वो भी थे। ऐसी हमारी जॉइंट मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फिक्स हुआ कि श्री एजुकेशनल ट्रस्ट के कोलैबोरेशन के साथ में यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल खोली जाए। मैंने मेरे जितने भी इम्पॉर्टेंट करस्पॉन्डेंस थे, मैंने बाकी ट्रस्टियों के नाम पे भी मैंने भेजे थे जब ये डिस्प्यूट शुरू हुए, ताकि उन्हें भी जानकारी हो कि मंडल में क्या चल रहा है। लेकिन उनमें से कोई भी ट्रस्टी आगे आकर ये स्कूल का जो प्रश्न है उसका कोई सोल्यूशन निकालने की मंशा नहीं रखता है। धन्यवाद विद्या राम गोपाल मैडम।
मुंबई आसपास हमेशा शिक्षा में आने वाली कुरीतियाँ या फिर उसमें आने वाले तकलीफ़ के लिए शुरुआत से ही लड़ता रहा है। आपका भी विषय बेहद गंभीर है। हम लोग एक बार फिर मिलेंगे इसी विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।